नहीं देखा। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। बशीर बद्र का ये शेर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत आसानी से कुछ भी नहीं मिलता, और जो ये गेस मेरा 100% हर साल मैच हो जाता है। एक तो 10 यूनिट पढ़ाने के बाद ये होता है और हर साल मैच हो जाता है, तो इसके पीछे बहुत मेहनत होती है। तो माय नेम इज़ इंजीनियर आज़ाद सिद्दीकी, और आज के क्लास में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड ने जो 2024 का फिज़िक्स का पेपर लिया है क्लास 12th का, उसके एक एक क्वेश्चंस को डिटेल एनालिसिस करेंगे। सैटरडे को वो पेपर हुआ था, और चूँकि कल डे ऑफ था संडे और मुझे यहाँ आना नहीं था, तो इसलिए मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड करके FS एकेडमी ऑफ साइंस के यूट्यूब चैनल पर डाला था। आप वहाँ से मिला सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप यहाँ से भी मिला सकते हैं, जो मैं अभी करने जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं एक लाइव दिखाता हूँ कि एक एक ऑब्जेक्टिव को कैसे बनाना है। वैसे तो 45 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स डायरेक्ट मेरे गेस्ट पेपर से है, फिर भी मैं चाहूँगा कि एक बार यहाँ पे बनाऊँ, और आप मेरा पुराना वाला सब ऑब्जेक्टिव का वीडियो देखेंगे, उसमें भी इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो एक बार देखते हैं। ये मैंने सामने लगा रखा है 2024 का जो फिज़िक्स का पेपर है क्लास 12th का, वो यहाँ पे मैंने लगा रखा है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन नंबर 1, एंड दैट इज व्हाट इज प्रोड्यूस्ड बाय इंडक्शन कॉइल। यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है। तो प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है, तो ये हाई वोल्टेज। सो व्हाट इज प्रोड्यूस्ड बाय इंडक्शन कॉइल, इसका आंसर आप लिखेंगे हाई वोल्टेज। सो इंडक्शन कॉइल हाई वोल्टेज क्रिएट करता है या प्रोड्यूस करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र B का ऊर्जा घनत्व है। द एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B इज। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला बिल्कुल सही टिक लगाया गया था इसमें, जिसने भी लगाया है। तो ये रहा एनर्जी डेंसिटी फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ये होता है B इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी है ना, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है ये। तो ये हो जाएगा B स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। तो ये अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड B का एनर्जी डेंसिटी पूछ रहा है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम कहते हैं एनर्जी डेंसिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछेगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी पूछेगा तो वो होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पूछा जाता है आपसे, और ये मैग्नेटिक फील्ड में। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में पूछा जा रहा है, सो वी विल गो विथ ऑप्शन नंबर A। आगे बढ़ेंगे हम। तप्त तार एमीटर द्वारा प्रत्यावर्ती धारा का कौन सा मान मापा जाता है। What value of alternating current is measured by hot wire emitter। बहुत बार कराया गया क्वेश्चन है, ये घिसा पिटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, सो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा RMS वैल्यू, दैट मीन्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट वन, RMS वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने FS एकेडमी ऑफ साइंस के यूट्यूब चैनल पे किया था, तो उसमें मुझसे भी मिस्टेक हुआ था ये। तो इसको देखेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ द मैग्नेटिक फील्ड, बहुत ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है, मैक्सिमम लोग इसमें गलती करते हैं और किए भी हैं, तो बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या रहा है। सो बोल रहा है इफ मैग्नेटिक फील्ड B इज परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया वेक्टर DS। यहाँ पे देखिए एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर ओपन सरफेस है तो ये सपोज सरफेस है, तो ये रहा इसका एरिया वेक्टर, इसके परपेंडिकुलर, और ये रहा इसके परपेंडिकुलर, नीचे या ऊपर परपेंडिकुलर। लेकिन यहाँ पे वो नहीं बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड सपोज ऐसे है तो उस पे एरिया वेक्टर ऐसे है। सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज एरिया वेक्टर, और दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज एरिया वेक्टर, ऐसा। तो ये वाला कुछ सिचुएशन है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन मारा गया है वो ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है देख लीजिए। एक्चुअली में ये होता है BDS cos थीटा, BDS cos थीटा, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन ने बोल दिया B इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, सरफेस एरिया वेक्टर,
तो बी अगर सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर हो जाता है, जैसे ही बी एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा तो क्या हो जाएगा, ये बी, कौन सा कलर लिया जाए, तो ये हो जाएगा कुछ बी, ये हो जाएगा बी डी एस कॉस 90, एंगल हो जाएगा थीटा 90, और थीटा 90 क्या होता है, कॉस 90 होता है 0, तो ये हो जाएगा 0। तो हम लोग डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। बाकी ये जो ए मारा गया है गलत है, सही नहीं है। क्यों गलत है, मैंने अभी आपको बताया कि इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन में कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर है। तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर एरिया वेक्टर ऐसे, तो बीच में एंगल 90 बन रहा है, तो बी डी एस कॉस 90 जैसे ही रखेंगे 0 आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है प्रतिबाधा का मात्रक, रिएक्टेंस का यूनिट क्या होता है। इसमें भी गलत मारा गया है, जिसका भी है उसने गलत मारा है। तो रिएक्टेंस क्या होता है वो देखते हैं। अब एग्जाम आपका हो गया है, इससे कोई खास मतलब है नहीं, लेकिन आप बहुत डिटेल में मिलाएंगे और सही से मिलाएंगे। बाकी सिवान में मैंने देखा कई बच्चे भेजे थे दूसरे टीचर्स का, तो 4-5 सबका गलत ही है लगभग। बड़े बड़े टीचर्स जो 10 साल 12 साल से पढ़ा रहे हैं उनका भी 5-5 गलत है। तो बहुत ध्यान से आप देखेंगे और मिलाएंगे। एग्जाम बाद बहुत शांति से मिलाइएगा, अभी एग्जाम में मिलाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम बाद आराम से आप मिलाते रहिएगा। तो रिएक्टेंस क्या है, एक्सी होता है 1/ओमेगा c के बराबर, 1/ओमेगा c के बराबर, ठीक है। अब यहां से मैं 1/ओमेगा क्या होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, और c क्या होता है Q/V, ठीक है। यहां से देखेंगे, ओके ब्लैक से ही लिखता हूं, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई, तो एक नंबर है, 2 पाई का कोई यूनिट नहीं होगा, सो 2 पाई एक नंबर है, छोड़ देते हैं। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है 1/सेकेंड, ठीक है। चार्ज का यूनिट होता है कूलम, और ये होता है वोल्ट, ठीक है। V ऊपर जाएगा पलट के, और V चला गया ऊपर पलट के, और कूलम पर सेकेंड क्या होता है, कूलम पर सेकेंड I = Q/T होता है, तो ये होता है कूलम पर सेकेंड, और कूलम पर सेकेंड को हम कहते हैं एम्पियर, करंट का यूनिट है। तो कूलम पर सेकेंड के जगह पे हम लिख सकते हैं एम्पियर, और ये वोल्ट पलट के ऊपर गया था, तो वोल्ट पर एम्पियर क्या हो जाता है बाबू, ओम। सो यहां से ये हेनरी मारा गया है, गलत है, ओम इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। सो ओम इसका आंसर हो जाएगा। कैसे होगा, बहुत ध्यान से देखेंगे। कूलम पर सेकेंड एम्पियर बना और वोल्ट पलट के ऊपर गया, तो वोल्ट पर एम्पियर होता है ओम, क्योंकि आपको पता होगा कि R = V/I होता है, तो V/A ये बोलते हैं हम लोग ओम, वोल्ट पर एम्पियर ये होता है ओम। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 भी यही देख लेते हैं। एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान होता है, मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इन ए फुल साइकिल। तो इसीलिए हम लोग एवरेज निकालते हैं, क्योंकि मीन साइकिल में जब देखेंगे पूरे साइकिल के लिए 0 हो जाता है, तो पूरे साइकिल के लिए क्या होगा 0, ठीक है। एसी का पूरा साइकिल 0 हो जाता है, एसी है तो फुल साइकिल में ये 0 हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन ऑल्टरनेटिंग करंट एंड ईएमएफ इज 5 देन वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर इज। तो देखिए इधर पावर फैक्टर की वैल्यू का फॉर्मूला 3 होता है। क्या क्या फॉर्मूला होता है उसको भी देख लेते हैं। पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है, इट हैज 3 फॉर्मूले। तो पहला फॉर्मूला है पावर फैक्टर का, एक तो cos फाई होता है जो ऑप्शन से मैच कर रहा है, और cos फाई खुद किसके बराबर होता है, cos फाई होता है R/Z के बराबर। तो दिस इज R/Z के बराबर। एक और इसका फॉर्मूला होता है cos फाई = ये होता है ट्रू पावर बाई अपरेंट, ये होता है ट्रू पावर बाय अपरेंट पावर। यहां पे क्या है R, यहां पे R रेसिस्टेंस होता है और Z होता है इंपीडेंस। तो रेसिस्टेंस बाय इंपीडेंस, ठीक है।
तो ये 3 फॉर्मूले हैं। यहाँ पे जो पूछा है उसके हिसाब से अगर हम जाएं तो cos phi इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ के हिसाब से, यहाँ के ऑप्शन के हिसाब से cos phi इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है तो रेसिस्टेंस में होता है। इन एसी सर्किट पावर इज लॉस्ट इन ओनली रेसिस्टेंस या रेसिस्टर में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो पावर डेसिपिएशन रेसिस्टर में होता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 में क्या कह रहा है कि एन ऑल्टरनेटिंग करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन I इक्वल टू 0.6 sin 100 पाई t द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। तो देखिए इधर ध्यान से, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, इस फॉर्म से आप इसको कंपेयर कीजिए। तो यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखेंगे तो I नॉट किसके बराबर हो रहा है, 0.6 के बराबर, इससे कोई मतलब नहीं है। तो देखिएगा ओमेगा टी किसके बराबर हो रहा है, 100 पाई टी के बराबर। ठीक है, ओमेगा किसके बराबर होता है, ओमेगा होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी के बराबर, और यहाँ पे टी है तो ये हो गया 100 पाई टी के बराबर। तो पाई टी और यहाँ पे पाई टी कैंसिल। अब 2f इक्वल टू 100 तो f इक्वल टू 50, सो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ऑप्शन ये सही मारा गया है, तो इसका भी है 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इसकी। एंड ऑल्टरनेटिंग करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन I इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ, फ्रीक्वेंसी ही पूछा है 50 हर्ट्ज, सही है ये। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा होती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में डीसी यूज किया जाता है। सो इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग वी यूज डीसी। ठीक है, तो इसमें जाएंगे हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ठीक है, सो 10 नंबर में हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए सही है, डीसी। उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 11 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखेंगे। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाता है कॉनकेव मिरर। ए लार्ज वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर वर्चुअली बनाता है और ऑब्जेक्ट से बड़ा भी बनाता है। तो कॉनकेव मिरर इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 था ये। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि पावर ऑफ टू लेंसेज केप्ट इन कॉन्टेक्ट आर P1 एंड P2, द पावर ऑफ इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट लेंस का पावर बहुत आसान है, P इक्वल टू P1 प्लस P2 होता है अगर उनके बीच डिस्टेंस न हो, यानी दोनों लेंस ऐसे रखे गए हैं ऐसे, तब P1 प्लस P2। लेकिन अगर बीच में डिस्टेंस आ जाए, ये D डिस्टेंस आ जाए, तब ये फॉर्मूला हो जाता है P इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस D इंटू P1 इंटू P2, ये हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी सही मारा गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 के तरफ। हाँ, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, द वेव लेंथ ऑफ विच कलर इज मिनिमम। देखिए कई बार यहां पे बताया गया था विबग्योर, ये सातों कलर है, तो फ्रीक्वेंसी ऐसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वायलेट की होती है और वेवलेंथ सबसे ज्यादा रेड का होता है। और दोनों में रिलेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी होता है C अपॉन लैम्डा के बराबर। तो ध्यान से देखोगे तो फ्रीक्वेंसी लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा उसका वेवलेंथ सबसे कम। तो इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में किसका वेवलेंथ मिनिमम होता है, तो इस दिए गए ऑप्शन के हिसाब से वायलेट सही है। वायलेट का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है तो वेवलेंथ सबसे कम होगा इन सातों में। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड, वायलेट इज द राइट ऑप्शन। और जिसका है उसने क्या किया है, हाँ काट दिया है रेड को और बैगनी मारा है, सही मारा गया है। ठीक है, इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण होता है। तो जैसे आपने प्राइमरी सेकेंडरी पढ़ा होगा ना, तो उसमें TIR और रिफ्रैक्शन होता है, लेकिन मेन रीजन डिस्पर्सन ही होता है। आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में भी और 12th में भी कि व्हाइट लाइट को जब हम एक प्रिज्म से क्रॉस कराते हैं तो 7 कलर्स में ये बढ़ जाता है और उन 7 कलर्स में विबग्योर होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेनबो। सो रेनबो के
फॉर्मेशन का प्राइमरी रीजन डिस्पर्सन ही होता है, सो डिस्पर्सन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 मैं यहीं कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कैसा प्रतिबिंब बनता है ये देख लेंगे हम लोग। 4 ऑप्शन है। इमेज फॉर्म्ड इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसमें भी लड़के बहुत कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि कई बार पूछा जाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस रहता है, एक ऑब्जेक्टिव और एक आईपीस। तो कई बार पूछा जाता है कि ऑब्जेक्टिव कैसा बनाता है और कई बार फाइनल पूछ दिया जाता है। तो इस बार पूछा है फाइनल, क्योंकि पूछा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। सो वर्चुअल एंड इन्वर्टेड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, थर्ड सी, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत आसान है, यहाँ पे एकदम बताया गया था, सीधा सीधा है, ये भी बताया गया था यहाँ पे। मनुष्य की आंख की रेटिना पर किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। तो आंख की रेटिना पर कैसे बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो रियल एंड इन्वर्टेड यहां से इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सीधा सीधा दिया हुआ है ये। तो इसका आंसर हो गया रियल एंड इन्वर्टेड, सही मारा गया है। ठीक है, इसमें भी काट के सही मारा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो ये तो मैंने चारों आपको कई बार बताया था कि किस प्रॉब्लम के लिए क्या यूज किया जाता है, कौन से आई डिफेक्ट के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो है कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड इन, तो देखिए लॉन्ग साइटेडनेस लिखिए या हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, इसके लिए यूज किया जाता है कॉन्वेक्स। ठीक है, तो ऑप्शन यहां पे हो जाएगा बी। अगर मायोपिया पूछा होता और शॉर्ट साइटेडनेस का, उसमें कॉन्केव रहता है। यहां पे ऑप्शन के हिसाब से कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड इन लॉन्ग साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, आसमान का रंग नीला होने के कारण स्कैटरिंग है। So scattering is the reason behind that. So scattering is the main reason behind being the sky blue. So option number B is the correct one for 18 और सही मारा गया है जिसका भी है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ेंगे। इन क्वेश्चन नंबर 19 दे आर आस्किंग, 2 कला संबंध स्रोतों का प्रकाश के कारण प्रकाश के व्यक्तीकरण में फ्रिंज की चौड़ाई होती है। द फ्रिंज विड्थ in interference of light due to 2 coherent sources is। सबसे पहले फ्रिंज विड्थ क्या होता है देखिएगा। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है बीटा इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो ये डी से मतलब नहीं है, बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेमडा के, मतलब प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ इज द राइट ऑप्शन। बाकी पढ़ रहे हैं हम लोग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दे रहा है, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर दे रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, ये सब गलत है। पहला ऑप्शन सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन, तरंग दैर्घ्य के समानुपाती, प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। यहां से देखिएगा तो बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेमडा के हो रहा है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 20, एक वर्णी प्रकाश के 2 स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं जब उनकी तीव्रताएं समान हो, आयाम समान हो, कलाएं समान हो, इनमें कोई नहीं। तो फेज, इसमें 2 चीजें हो सकती थी। क्या चीजें 2 हो सकती थी देखेंगे ध्यान से कि पहला नंबर तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए, फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। एंड दूसरा फ्रीक्वेंसीज इक्वल होना चाहिए। फ्रीक्वेंसीज आर इक्वल। तो फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन तो नहीं है इसमें, आवृत्ति का ऑप्शन नहीं है, फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन है ही नहीं। तो यहां पे फेज डिफरेंस इक्वल, फेजेज आर इक्वल, इसी के साथ जाएंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, फेजेज आर इक्वल, क्योंकि ये दोनों हो सकता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन नहीं है तो हम लोग फेज वाले के साथ जाएंगे। डी ब्रॉय वेवलेंथ बिल्कुल सही मारा गया है। लेमडा इक्वल टू एच बाई एम भी, और एम भी को हम पी भी लिख सकते हैं, एच बाई पी भी होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, लेमडा इक्वल टू एच बाई एम भी, डी ब्रॉय वेवलेंथ। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। एंड इन क्वेश्चन नंबर 22 दे आर आस्किंग, निम्नलिखित में कौन एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लॉक्ड बाय ए कैपेसिटर। तो आपने जब फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ा था तो वहां पे आपने कैपेसिटर का यूज किया था डीसी को ब्लॉक करने के लिए। तो अगर किसी को याद हो या नहीं याद हो तो देख लीजिए कि डीसी को ब्लॉक करता है। सो कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी करंट। ठीक है, और ये मैंने पढ़ाया था अपने क्लास में जब फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ा रहा था। लास्ट में
फिल्टर किया जाता है ना, तो लास्ट में डीसी करंट को रोकने के लिए हम लोग कैपेसिटर लगाते हैं। कैपेसिटर वो एसी को अलाउ करेगा, डीसी को ब्लॉक कर देता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लॉक्ड बाय ए कैपेसिटर? डीसी। सो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन हो जाएगा डीसी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है 40 वाट और 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से जोड़े जाते हैं, उनके प्रतिरोध के अनुपात होगा। अच्छा, कौन पहला मार दिया है? गलत है। Two bulbs of 40 watt and 60 watt are connected to 220 volt source. The ratio of their resistances will be, देखिए ध्यान से। सबसे पहले पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर होता है V स्क्वायर अपॉन R। तो यहां से हम अगर क्रॉस शिफ्टिंग करें तो R हो जाएगा V स्क्वायर बाई P के बराबर। तो इसको R1 लिख देंगे तो ये P1 हो जाएगा, और R2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा V स्क्वायर बाई P2। R1 बाई R2 कर दीजिए, R1 बाई R2 कीजिएगा तो ये V स्क्वायर कट जाएगा और ये पलट जाएगा, तो P2 चला जाएगा ऊपर और P1 आ जाएगा नीचे। P2 दिया है 60 वाट और P1 दिया है 40 वाट, ये कैंसिल हो गया तो ये आया 3/2। 3/2 मतलब ये वाला 3/2। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन मारा है वो गलत है, उसका पहला ऑप्शन मारा गया है जिसका पेपर है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, उसकी विद्युत चालकता होगी। द रेसिस्टेंस ऑफ एनी वायर इज 500 ओम, इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल बी। तो देखिए रेसिस्टेंस से आप कंडक्टिविटी नहीं निकाल सकते, ये बोर्ड की गलती है। आप रेसिस्टेंस से रेसिस्टिविटी निकाल सकते हैं, सॉरी रेसिस्टेंस से कंडक्टेंस निकाल सकते हैं, रेसिस्टिविटी से आप कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, क्योंकि रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस, और रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी। तो यहां पे कंडक्टिविटी तो निकाल ही नहीं पाएगा कोई रेसिस्टेंस से। एक्चुअली दे वांटेड टू से द रेसिस्टेंस ऑफ एनी वायर इज 500 ओम, इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस विल बी। यहां पे ये बोर्ड की गलती है या मिसप्रिंट है, जो भी है, कंडक्टेंस होगा यहाँ पे। कंडक्टेंस क्यों होगा? क्योंकि रेसिस्टेंस से कंडक्टेंस निकाल पाइएगा, रेसिस्टेंस से कंडक्टिविटी नहीं निकाल पाइएगा। तो रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? कंडक्टेंस हो जाएगा 1 बाय रेसिस्टेंस, और रेसिस्टेंस दिया है 500, तो 1 बाय 500। तो इसको लिख सकता हूं मैं 1 बाय 5 इंटू 10 का पावर 2, तो ये हो जाएगा 10 का पावर -2/5। तो इसको मैं कर सकता हूं 10 इंटू 10 का पावर -3/5, और 5 से ये 2 बार में, तो 2 इंटू 10 का पावर -3, तो ये हो जाएगा 0.002, और नीचे ओम है तो ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है, 0.002 ओम इनवर्स। अगर आपको डायरेक्ट मालूम है तो 500 में से 1 में भाग दे दीजिए, 1/500 कीजिएगा, आ जाएगा 0.002। सिर्फ आपको भाग देने आना चाहिए बस, और नीचे ओम है तो ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। आपको जैसे कैलकुलेशन आता है कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, दे आर आस्किंग n इक्वल रेसिस्टर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, तो अगर आप सीरीज में n रेसिस्टर को कनेक्ट करते हैं तो वैल्यू होता है nr। ठीक है, एंड देन इन पैरेलल, तब पैरेलल में द रेशियो ऑफ मैक्सिमम, उसके बाद रेशियो पूछ रहा है, तो सीरीज में कीजिएगा तो इतना क्या होगा, ये हो गया सीरीज में, और पैरेलल में किया जाता है तो r/n आता है। ठीक है, अब ये nr और ये n पलट के ऊपर जाएगा और बटे में आया r, तो r से r कैंसिल और ये हुआ n²। सो n² इज द राइट ऑप्शन। ये जो भी मारा है गलत मारा है, 1/n नहीं होगा, n² इज द राइट ऑप्शन। So let's move on to the question number 26. In question number 26, they are asking
विभव मापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए तो उसका वायर का लेंथ बढ़ाया जाता है। सो अगर आपको सेंसिटिविटी बढ़ाना है पोटेंशियोमीटर का तो उसके वायर का लेंथ बढ़ाइए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। सो ऑप्शन नंबर डी, इसके तार की लंबाई बढ़ानी होगी। आगे बढ़ेंगे और ये मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पे कराए गए हैं। किरचॉफ सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिलेटेड टू, वोल्टेज का है, वोल्टेज लॉ है, केवीएल है, तो एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन, एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन। सो द ऑप्शन विल बी सी, एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो कौन नहीं है पूछ रहा है। तो ध्यान से देखेंगे, टेस्ला क्या होता है, इसका यूनिट है, एसआई यूनिट है, और टेस्ला होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर। अच्छा, वेबर पर मीटर स्क्वायर को हम न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी लिख सकते हैं। तो ये तीन तो है, इसमें पूछ रहा है नहीं है, तो ये वाला जो यूनिट है ना, ये होता है म्यू का यूनिट, मैग्नेटिक परमियाबिलिटी का यूनिट है ये, मैग्नेटिक परमियाबिलिटी का म्यू का यूनिट होता है मैग्नेटिज्म में, या म्यू नॉट का यूनिट होता है ये। तो न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमियाबिलिटी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट नहीं है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे। फोटो सेल आधारित है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ड्वेल नेचर, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो फोटो सेल इज बेस्ड ऑन, फोटो सेल इज बेस्ड ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आगे बढ़ेंगे। कैथोड किरणें समूह है, इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल सही मारा गया है, जिसका भी है इलेक्ट्रॉन्स, एकदम सही मारा गया है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कैथोड किरणें समूह है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, अर्ध आयु पूछा है, हाफ लाइफ पूछा है, तो टी हाफ होता है log 2 बाई लेमडा, या log 2 का वैल्यू होता है 0.693 बाई लेमडा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.693 बाई लेमडा। तो या ये लिखिए या ये लिखिए, तो यहाँ पे ऑप्शन के साथ सही, बिल्कुल सही मारा गया है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 31 भी हो गया। आगे बढ़ेंगे। ओके, ये 31 हो गया है, हाफ लाइफ वाला। ओके, 6 गुणांक की इकाई है, ये भी कंफ्यूजिंग है, अगर नहीं सोचिएगा तो नहीं बनेगा। 6 गुणांक क्या होता है? डीके कांस्टेंट होता है, डीके पर सेकंड को कहते हैं हम, डीके पर सेकंड को। तो असल में इसका यूनिट देखा जाए तो 1/सेकंड हो रहा है, तो 1/सेकंड को हम लोग हर्ट्ज कहते हैं, क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी का यूनिट पढ़ा है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 टाइम पीरियड, और 1 सेकंड देखा जाए तो, और 1 सेकंड को ही हम हर्ट्ज कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा, हर्ट्ज। ठीक है, क्योंकि डीके कांस्टेंट भी क्या है? डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड ऐसा बोलते हैं, या 6 पर सेकंड बोला जाता है ना, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड या डीके पर सेकंड। सो 1/सेकंड इसका भी यूनिट है, और 1/सेकंड क्या हो जाएगा? हर्ट्ज। आगे बढ़ेंगे। तो ये इतना हलवा क्वेश्चन, ये गलती मार दिया है, 90 जिसका भी है। ये देखिए, ये कोई एलिमेंट है, ये है Z, ये है A। तो n निकालने के लिए क्या किया जाता है? A माइनस Z किया जाता है। तो 230 में से 190 घटा दीजिए, तो 90 घटाइएगा तो 140, तो 140 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो ये 90 मार दिया है, तो 140 सही ऑप्शन है इसका। A माइनस Z करके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाला जाता है। ठीक है, सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एन एटम ऑफ थोरियम। ओके, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, पीएन जंक्शन डायोड, बिल्कुल सही मारा गया है, रेक्टिफायर की तरह। डायोड एज रेक्टिफायर पढ़ते भी हैं हम लोग सेमीकंडक्टर में, दिष्टकारी की तरह, रेक्टिफायर की तरह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ेंगे। इंस्ट्रूमेंट यूज टू इंक्रीज इनपुट वोल्टेज या इनपुट करंट इज कॉल्ड। तो आपने ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर पढ़ा है, या ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर भी पढ़ा है। तो इनपुट को जो बढ़ा दे, इनपुट वोल्टेज को या इनपुट करंट को जो बढ़ा दे, वो एम्पलीफायर कहलाता है, प्रवर्धक कहलाता है, एम्पलीफायर।
तो आपने तीन चीजें ट्रांजिस्टर में पढ़ी थी, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर और ट्रांजिस्टर एज स्विच। तो एज एन एम्पलीफायर, यहाँ पे इनपुट को जो बढ़ाता है उसी को तो हम एम्पलीफाई करना कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। एक बंद चालक के निकट एक चुंबक स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है। A magnet is situated near a closed conductor. Current can be produced in the conductor if। तो देखिए इसमें सभी ऑप्शन लगभग सही की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा डी वाला कि मैग्नेट और कंडक्टर के बीच रिलेटिव मोशन होना चाहिए। ठीक है, मैग्नेट और कंडक्टर के बीच रिलेटिव मोशन होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। हाँ, चुंबक और चालक के बीच सापेक्षिक या अपेक्षिक गति होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। ओके, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो हम लोग पढ़ते हैं तो हमारा मेन थ्रस्ट क्या होता है, मैंने यहाँ पे फुल पढ़ाया था। मेन थ्रस्ट होता है कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो यहाँ पे फाई नहीं देकर थीटा दिया है, तो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो यहाँ पे करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन है, तो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिफ्लेक्शन थीटा। ठीक है, मेन हमारा मोटिव ही ये होता है जब हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे। डिफ्लेक्शन थीटा। एक गैल्वेनोमीटर की एमीटर में बदलने में जोड़ा जाता है। ए गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर बाय एडिंग लो रेसिस्टेंस इन पैरेलल। इसका आंसर होगा लो रेसिस्टेंस इन पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 38 है, तो क्वेश्चन नंबर 38 में हो जाएगा आपका लो रेसिस्टेंस इन पैरेलल। इसमें भी गलत मारा है, जिसका भी है लो रेसिस्टेंस इन पैरेलल। आगे बढ़ेंगे। धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रहता है। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल इज। देखिए राइट हैंड कर्ल रूल देखिए, तो अगर एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, अगर ये करंट है, ये तो अंगूठा ऊपर या ऐसे कर दीजिएगा, ये करंट ये है करंट कैरिंग कॉइल, तो अंगूठा नीचे, तो ऊपर या नीचे परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अगर राइट हैंड कर्ल रूल इस्तेमाल कीजिएगा तो ये हो गया सर्कुलर कॉइल और अंगूठा ऊपर जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, या अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो ये करंट की डायरेक्शन। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि सर्कुलर कॉइल में करंट है तो ये अंगूठा ऊपर जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, या इसको मोड़ के ऐसे करोगे तो ये उल्टा। ठीक है, तो ये डायरेक्शन के ऊपर रहेगा, करंट के डायरेक्शन के ऊपर, लेकिन परपेंडिकुलर ही आएगा। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ये सही है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल। आगे बढ़ेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये मैंने कराया था, लेकिन मैं दो टुकड़े में कराया था। ऑन डिवाइडिंग एनी मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m पैरेलल टू इट्स लेंथ इन इक्वल n पीसेस द मोमेंट ऑफ ईच पीस विल बी। तो मैंने कराया था जो, उसमें m/2 आया था, क्योंकि मैंने दो टुकड़ा किया था। यहाँ पे n टुकड़ा किया गया है तो m/n बिल्कुल सही मारा गया है, जिसका भी है। तो यहाँ पे m/n। और बार बार ये बात क्लास में बोला जाता है कि इतना ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करा दिया जाता है यहाँ पे कि आंख बंद करके मार सकते हो या नींद में मार सकता है कोई लड़का, इतना प्रैक्टिस करा दिया जाता है न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव्स। तो क्लास में पढ़ाते हुए ऑब्जेक्टिव्स का इतना ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है, या एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव मैं भर भर के देता हूँ। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 40 था, शायद 41 की तरफ बढ़ेंगे। 41 में बोल रहा है निम्नलिखित में कौन शैथिल्य प्रदर्शित करता है। अच्छा, हिस्टेरेसिस कौन शो करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग शोज हिस्टेरेसिस? फेरोमैग्नेटिक हो जाएगा इसका। फेरोमैग्नेटिक मतलब रिटेंटिविटी। तो हिस्टेरेसिस कौन शो करता है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, अच्छा ये भी देख लेते हैं 42। द मीन ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एट द डिस्टेंस r फ्रॉम पोल स्ट्रेंथ m इज। देखिए r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है? तो r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आपका होता है वो होता है v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन r। ठीक है, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r।
तो यहाँ पे जब आप मैग्नेटिज्म पढ़िएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह पे आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसका कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, चार्ज को कौन रिप्लेस करता है? m, और r डिस्टेंस पे है तो r, ठीक है। तो जैसे वहां पे kq अपॉन r होता है, यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू m बाई r, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, ठीक है। kq अपॉन r याद रहेगा तो ये भी हो जाएगा आपका म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई r, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 में बोल रहा है कि an electron is accelerated to 5 volt potential difference, the energy gained by electron will be। देखिए एनर्जी क्या होता है, Q इंटू वी होता है, तो यहाँ पे Q क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अच्छा, V क्या है? 5 वोल्ट, तो E को उधर कर दीजिए तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत आसान है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा एनर्जी, ठीक। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। हेलो, हाँ सर, एक क्लास चल रहा है 10 मिनट। ठीक है। ये तो एकदम हलवा सा क्वेश्चन दे दिया और सही मारा गया है। E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल के साथ रिलेशन है। कई बार आपसे पूछा जाता है E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, कई बार माइनस डी वी अपॉन डी एल, सब एक ही चीज है। तो E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन और सही मारा गया है, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45, अच्छा क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम मेड बाय 2 इलेक्ट्रिक डायपोल्स केप्ट एट ए डिस्टेंस r, केप्ट एट ए डिस्टेंस r इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, केप्ट एट ए डिस्टेंस r इज प्रोपोर्शनल टू। तो यहां पे जो एनर्जी होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर क्यू के होता है, और ये आर क्यू ऊपर जाएगा तो यू इज प्रोपोर्शनल टू आर का पावर -3, तो ये हो जाएगा। जो फॉर्मूला होता है वो होता है -2k P1 P2 cos थीटा बाई आर क्यू। तो ये फॉर्मूले से हमको मतलब नहीं है, ये आर से प्रोपोर्शनलिटी पूछ रहा है, तो यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, और आर क्यू को ऊपर ले जाएंगे तो आर का पावर -3, तो हम लोग इसके साथ जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। उसके बाद पूछा जा रहा है पीको फराड मात्रक है, पीको फराड इज द यूनिट ऑफ, देखिए फराड किसका यूनिट होता है? कैपेसिटेंस का, तो कैपेसिटेंस के जगह पे यहाँ पे दिया है, मतलब संधारित्र का, तो यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, ये गलत मारा गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का यूनिट फराड होता है। अब आपको पिको फराड दे दो, नैनो फराड दे दे, माइक्रो दे दे, मिली दे दे, लेकिन फराड ही है ना, तो फराड इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटी और कैपेसिटेंस, संधारित्र की धारिता, उसका यूनिट होता है ये, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी दिया है यहाँ पे, कैपेसिटेंस भी देता तो वही होता। सो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी इज द राइट यूनिट, इज द राइट ऑप्शन। हिंदी में देख लेंगे, हिंदी में क्या दिया था? विद्युत धारिता का, बिल्कुल सही, पिको फराड विद्युत धारिता का मात्रक होता है। पिको फराड हो, नैनो फराड हो, माइक्रो फराड हो, मिली फराड हो, सब वही है, ठीक है। किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती, देखिए चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, भले ही फॉर्मूले में आता है कि क्या है, C होता है Q अपॉन V, लेकिन इस पे डिपेंड नहीं करता। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये फॉर्मूला आता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है। जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक बीच में डालते हैं तो फॉर्मूला आता है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट KA अपॉन D, ठीक है। तो ये एरिया पे डिपेंड करता है, दोनों के प्लेट के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। सो चार्जेज ऑफ प्लेट्स या चार्जेज ऑन प्लेट पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अब ये आप ये फॉर्मूला देख के मत बोल दीजिएगा कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, पढ़ाया जाता है तो बहुत डिटेल में आपको बताया जाता है कि C Q पे डिपेंड नहीं करता, C डिपेंड करता है एरिया पे, डिस्टेंस पे, शेप पे, ये सब पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर C विल बी द करेक्ट ऑप्शन।
अच्छा आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48। 48 में क्या कह रहा है? द कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज 1 माइक्रोफैराड, इट्स रेडियस विल बी। तो देखिए अगर स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसका फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो यहां से हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू C बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको इधर ट्रांसपोज किया तो C के नीचे आ जाएगा। अब R इक्वल टू हो जाएगा, C का वैल्यू दिया है 1 माइक्रोफैराड, 1 इंटू 10 टू द पावर -6। माइक्रोफैराड का मतलब, माइक्रो का मतलब 10 का पावर -6, और 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है 9 इंटू 10 का पावर 9। तो ये देखिए 9 इंटू 10 का पावर 9 में से -6 निकल गया तो 10 का पावर 3, और रेडियस है तो मीटर। तो 9 और 10 का पावर 3 को हम कहते हैं किलो, तो 9 किलोमीटर। तो 9 किलोमीटर इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। और 49 में एकदम सही मारा गया है, जीरो काट के इन्फिनिटी बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 49 में। और 49 के बाद अब चलेंगे हम लोग सीधे क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 एकदम हलवा, लॉजिक गेट से है। अब बोल रहा है कि y अगर आउटपुट है तो बोथ इनपुट का AB के प्रोडक्ट से क्या मालूम होगा। जैसे ये दे रहा है y इक्वल टू A, किस गेट का ये है पूछ रहा है आपसे। तो y इक्वल टू A इंटू बी, प्रोडक्ट से किसका दिया जाता है? एंड का। बिल्कुल सही मारा गया है, एंड का होता है प्रोडक्ट से, ठीक है। सो y इक्वल टू A इंटू बी एंड का होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना था ये? 49। सो 49 हो गया इन्फिनिटी और ये एंड, एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 50 भी हो गया। 51 की तरफ बढ़ेंगे। 51 में कह रहा है कि द विड्थ ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप इन द सेमीकंडक्टर इज अप्रोक्सीमेटली। सेमीकंडक्टर में जो विड्थ होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप का, बीच में जो एनर्जी गैप होता है ना, उसका गैप। तो देखिए ध्यान से, ये होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मेनियम के लिए, और 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये होता है सिलिकॉन के लिए, ठीक। अच्छा, तो यहां पे ये वाला करेक्ट ऑप्शन तो है नहीं, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है अप्रोक्सीमेटली, लगभग। तो लगभग हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ जा सकते हैं। तो लगभग में पूछ रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सही है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि 0.7 या 1.1 होता है। एक्चुअली में देखा जाए तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होना चाहिए। तो जर्मेनियम का 0.7 होता है और सिलिकॉन का 1.1 होता है, तो लगभग 1 तो मार ही सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 52 के तरफ यही बना देते हैं। 52 में बोल रहा है कि दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 का द्विआधारी, तो डेसिमल से बाइनरी में पूछ रहा है। तो देखिए मैंने ट्रिक बताया था कि 1, 2, 4, 8, 16। अब आगे बढ़ेंगे ना तो 32 हो जाएगा, जो 27 से आगे चले जाएंगे हम लोग। और जो यहाँ पे आपने लिख दिया उसके नीचे 1 रख के देखिए, तो 16 के नीचे 1 रखेंगे 16, 8 के नीचे 1 रख देंगे 16, 8 24, 2 के नीचे 1 रखेंगे 26, और 1 के नीचे 1 रखेंगे 27, और बीच में जो बच गया वहां 0 कर दो। तो 1 1 0 1 1 एकदम सही मारा गया है, और वही ट्राई भी किया गया है यहाँ पे 1 2 4 8 16 जो मैंने क्लास में बताया था। तो ये ट्रिक बहुत आसान था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, 1 1 0 1 1, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 53 में बोल रहा है कि इन फुल वेव रेक्टिफायर इफ इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज देन आउटपुट फ्रीक्वेंसी विल बी। तो देखिए हाफ वेव में 50 का 50 रह जाता है, फुल वेव में डबल हो जाता है, तो 100 हो जाएगा। 50 से 100 बिल्कुल सही मारा गया है, 100 इज द राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, और जो मारा गया है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 54, वैसी युक्ति जो मॉड्यूलन और डीमॉड्यूलन दोनों का कार्य करती है उसे कहते हैं। तो देखिए इधर मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, द डिवाइस विच वर्क्स ऑफ बोथ मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। तो यहां पे अगर देखेंगे आप मॉडेम, तो देखिए मॉडेम किससे बना है, ये मॉड और ये डेम। तो अगर ध्यान से आप देखेंगे तो मॉड्यूलेशन प्लस डीमॉड्यूलेशन, और ये दोनों मिला के बना है मॉडेम। सो मॉडेम इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे।
ओके, संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी बताया गया था आपको जब आप स्पेस वेव प्रोपगेशन पढ़ रहे थे। 3 तरह का वेव प्रोपगेशन आपको पढ़ाया गया था, ग्राउंड वेव, स्काई वेव और स्पेस वेव। तो स्पेस वेव में आपको बोला गया था जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहाँ होते हैं, 36,000 किलोमीटर ऊपर होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एटेन्यूएशन इज मेजर्ड बाय, बहुत बार क्लास में समझाया गया है या ये यूट्यूब पे मैंने बहुत बार पढ़ाया था, डेसिबल में। आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया था और मैक्सिमम लोग गलत आंसर मार दिए हैं। देखिए दिया हुआ है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का पावर -12। तो अगर इसको बटे के नीचे ले जाएंगे तो इसको लिख सकता हूं मैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का पावर 1/2। माइनस था, ऊपर था तो नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट। तो ये हो जाएगा 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का रूट, और ये होता है स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। तो स्पीड ऑफ लाइट c आपको मालूम है, स्पीड ऑफ लाइट होना चाहिए 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ऑप्शन में मीटर पर सेकेंड में नहीं दिया है, ऑप्शन में दिया है सेंटीमीटर पर सेकेंड में। तो पहला ऑप्शन बहुत लोग मार दिए हैं, लेकिन ध्यान से देखिए पहला ऑप्शन क्या है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, गलत है वो। तो पहला ऑप्शन देखिए, मीटर को सेंटीमीटर में बदलिएगा तो ये हो जाएगा 3 × 10 का पावर 8, और मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 का मतलब 10 का पावर 2 सेंटीमीटर और पर सेकेंड। और ये बेस सेम है, पावर को जोड़ के कितना हो जाएगा, 3 × 10 का पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका। ध्यान से नहीं मारिएगा तो गलत हो जाएगा। ये खूब घुमाया है क्वेश्चन, यहाँ पे खूब क्वेश्चन को ट्विस्ट करके दिया है। अच्छा, ये सब तो सभी लड़के जानते हैं, ये वाला फॉर्मूला भी सभी लड़के जानते हैं। कई बार आपको मैग्नेटिज्म में भी समझाया गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी समझाया गया है, और ये 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड सभी जानते हैं। लेकिन उस वक्त दिमाग किसका किसका काम हुआ होगा, किया होगा कि मीटर को सेंटीमीटर में बदल लें, जो बदल लिया होगा उसका सही है। ओके, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। हाँ, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज E मूव्स पैरेलल टू यूनिफॉर्म लाइंस ऑफ फोर्स, पैरेलल टू यूनिफॉर्म लाइंस ऑफ फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड B विद वेलोसिटी v, फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन इज। एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में बल रेखाओं के समानांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश E है, वेग v है, इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल। तो मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगता है वो लगता है F = q/v/b sin थीटा। तो देखिए क्या बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जा रहा है इलेक्ट्रॉन। तो दोनों के बीच का एंगल पैरेलल, तो थीटा हो गया 0 डिग्री, थीटा 0 हो गया। और F = q के जगह पे हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E लिख सकते हैं, e/v/b sin 0, sin 0 0 होता है, तो ये हो गया 0। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, 0 ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर सी, 0 वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। बहुत ध्यान से, नहीं तो q/v/b के जगह पे e/v/b मार के मत निकलिएगा। आगे बढ़िए 59। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये मैंने ये दिया गया था आपके सेंटअप एग्जाम में ये क्वेश्चन, और सेंटअप एग्जाम का ये क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। देखिए, द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम्स मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन। आप ये सोचेंगे कि इलेक्ट्रॉन है और सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो दोनों निगेटिव निगेटिव रिपेल करेगा या पैरेलल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप मैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं फोर्स ऑन 2 करंट कैरिंग कंडक्टर, तो ये इस पे फोर्स लगाता है इधर, ये इस पे फोर्स लगाता है इधर, ये आपने पढ़ा है। तो ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम्स मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन, ये कन्वर्जिंग होगा, सही ऑप्शन। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा, नहीं तो आप सोचेंगे कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेगा, दूर जाएगा, डाइवर्जिंग बोल दीजिएगा। नहीं, डाइवर्जिंग नहीं होगा, क्योंकि करंट कैरिंग कॉइल पे या करंट कैरिंग कंडक्टर पे आप जब फोर्स पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, तो वहां पे आपको मालूम होता है ये इस पे इधर फोर्स लगाता है और ये इस पे इधर लगाता है। तो इसमें दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर करंट ऐसे है, ऐसे करंट है मान लो, तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा होगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन तो एक ही दिशा में फ्लो कर रहा है। फिर क्यों? ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे रियल आंसर होगा कन्वर्जिंग। अगर बहुत नॉलेज से आप नहीं सोचिएगा तो गलत हो जाएगा। ये तो घिसा पिटा सा है, टॉ = m × b, बहुत बार यहाँ पे प्रूफ भी कराया गया था ये, ठीक है।
टॉर्क इन मैग्नेटिक फील्ड, है ना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ, ठीक है। सो टॉ इक्वल टू एम क्रॉस बी। अच्छा, ये देख लेते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, तो देखिए असल में L होता है फाई अपॉन आई। फाई है फ्लक्स, तो वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, और ये है एम्पियर, ठीक है। वेबर पर एम्पियर को हम हेनरी कहते हैं, ठीक है। वेबर पर एम्पियर को हेनरी कहा जाता है, ठीक है। और इसको कैपिटल H से हम डिनोट करते हैं, तो ये हो गया हेनरी। ऑप्शन के हिसाब से ये सही हो गया। इसका एक और यूनिट होता है, वो क्या होता है देखिए, L इक्वल टू माइनस ई डी टी अपॉन डी आई, ये भी फॉर्मूला होता है इसका। सो L इक्वल टू EMF है तो वोल्ट, टाइम है तो सेकेंड, और करंट है तो एम्पियर। तो यहां से अगर देखते हैं तो वोल्ट पर एम्पियर होता है ओम, और इंटू सेकेंड, तो इसका यूनिट ओम इंटू सेकेंड भी होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। लेकिन यहां पे ऑप्शन के साथ डी जाएंगे हम लोग, डी ऑप्शन के साथ। आगे बढ़ेंगे, धातु के बने किसी गोलक की चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पे उसकी दोलन गति होती है। ऑन ऑसिलेटिंग एनी मेटेलिक स्फीयर इन द मैग्नेटिक फील्ड इज एनी मेटेलिक स्फीयर इन द मैग्नेटिक फील्ड इट्स ऑसिलेटरी मोशन इज डैम्पिंग, क्योंकि एडी करंट क्रिएट होगा और फिर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, तो डैम्पिंग यहाँ पे ऑप्शन सही होगा, अवमंदित हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। डायनेमो का कार्य सिद्धांत, बार बार बताया गया था, डायनेमो या जनरेटर पूछा जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मारना है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रिंसिपल बिहाइंड डायनेमो और जनरेटर। जनरेटर भी पूछा जाता तो यही मारा जाता, ठीक है। यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्वेश्चन नंबर 64, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला। ऊपर चार्ज है कूलम, नीचे लेंथ है मीटर, कूलम पर मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र होता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला ml t माइनस टू, और बटे में चार्ज का at, तो E इक्वल टू एम एल, t ऊपर जाके एक और माइनस बढ़ाएगा तो t माइनस 3, और a भी ऊपर जाएगा तो a माइनस 1, ठीक है। तो एम एल टी माइनस 3 a माइनस 1 हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। एम एल टी माइनस 3 a माइनस 1, ऑप्शन बी सही दिख रहा है। हाँ, एम एल टी माइनस 3 a माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 8 कूलम नेगेटिव चार्ज। तो ये क्वांटाइजेशन से Q इक्वल टू एन ई होता है। यहाँ पे चार्ज दिया है 8 कूलम, n E को इधर ले आएंगे, या 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इधर शिफ्ट कीजिए, तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 8 बाई 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19। तो ये 1.6 से ये 5 बार में गया, और 10 का पावर माइनस 19 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। सो n इक्वल टू 5 इंटू 10 का पावर 19। दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 8 कूलम। 5 इंटू 10 का पावर 19 इज द करेक्ट ऑप्शन। सो क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ बढ़ेंगे। 67 में कह रहा है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज ऑफ 5 कूलन आर केप्ट म्यूचुअली एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम इज। इसमें देखिए यहां पे बोल रहा है कि -5 कूलम है, और यहां पे बोल रहा है 5 कूलम है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कह रहा है 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए, 5 इंटू 10 का पावर -2 मीटर हो गया, ठीक है। सो मेरे ख्याल से ये 2L दे दिया, 5 इंटू 10 का पावर -2। दोनों चार्जेज के बीच के डिस्टेंस को हम 2L कहते हैं, तो 2L हो गया। अब डायपोल मोमेंट निकालिए, P इज इक्वल टू 2QL। तो Q का वैल्यू अगर ध्यान से नहीं दीजिएगा तो 2 बार 2 लिख दीजिएगा, तो Q हो गया, दोनों में से कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो, 5 इंटू 2L का वैल्यू, ये सिर्फ L का वैल्यू नहीं है, 2L का वैल्यू है, तो 2 भी और L का वैल्यू ये रख लीजिएगा तो गलत हो जाएगा।
तो 2L का वैल्यू है 5 इंटू 10 का पावर -2, ठीक है, ये कूलम था और ये हो गया मीटर में, तो कूलम मीटर 25 इंटू 10 का पावर -2 कूलम मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र, देखिए इसमें अगर दिमाग नहीं लगाइएगा तो ये भी गलत हो जाएगा। डिक्रीज सब लोग मैक्सिमम लड़के सोचेंगे डिक्रीज। देखिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, सरफेस पे रहता है, लेकिन बोल रहा है कि यहां सरफेस से सेंटर की तरफ जाइएगा। सपोज ये सेंटर है, तो सेंटर की तरफ आइएगा तो पूछ रहा है, तो सेंटर पे जीरो होता है सब जानते हैं, लेकिन अंदर भी जीरो होता है, तो हर जगह क्या लिखिएगा, 0 एट ऑल प्लेसेस, 0 एट ऑल प्लेसेस। अंदर जाने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, तो ऑन मूविंग सरफेस मेटेलिक स्फीयर टू द सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 एट ऑल प्लेसेस, ठीक है। ऐसा मत बोल दीजिएगा कि घटता जाता है और यहां पे मिनिमम हो जाता है, नहीं, अगर मेटेलिक स्फीयर है उसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 69, N electric dipoles are situated in a closed surface. Total electric flux coming out from surface, closed surface will be, देखिए इधर ध्यान से, ये एक क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस के अंदर एक डायपोल को रख दिया -q से +q, तो टोटल चार्ज कितना हुआ, टोटल चार्ज तो जीरो हुआ, टोटल q कितना हुआ, जीरो, क्योंकि माइनस और प्लस मिलकर जीरो। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ phi इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड इन द सरफेस, q अपॉन ε0 होता है। तो अंदर का जैसे ही q जीरो हो जाएगा, तो यहां जीरो रखोगे तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो। तो phi इक्वल टू जीरो, क्योंकि q अपॉन ε0 जीरो हो गया, q के जगह पे जैसे ही जीरो रखे हो phi जीरो हो गया। अब एक डायपोल को रखने के कारण फ्लक्स हो गया जीरो, 1000 भी डायपोल रखोगे तो भी जीरो, तो n डायपोल रखा गया है तो भी जीरो, सो जीरो इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा ये दूसरा है, जीरो इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 69 में जीरो इज द करेक्ट ऑप्शन। आप n रखिए, 1000 रखिए, 1 करोड़ रखिए, डायपोल रखे हैं अंदर तो उसके वजह से कोई फ्लक्स नहीं बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इन ब्रॉड साइड ऑन, दैट मींस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता है, ठीक है। तो यहां पे -q, यहां पे +q और ये रहा, ठीक है, ये r रहता है, ये l, तो ये डिस्टेंस सेम हो जाता है और दोनों की वजह से एक प्लस एक माइनस, तो टोटल पोटेंशियल हो जाता है जीरो।